बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 102 बेसिक अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 37 है हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो डेफिनेशन है हमारे पास, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा दैट एड्स द एनालिसिस ऑफ लार्ज डाटा सेट्स। अब जो है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो टेबुलर प्रेजेंटेशन होती है, एक प्रेजेंटेशन है किस्म की ऑफ स्टैटिकल डाटा की डेट एड्स, जो कि हमें मदद फराहम करती है द एनालिसिस ऑफ लार्ज डाटा सेट, जो लार्ज डाटा सेट है उनके एनालिसिस के लिए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समराइज स्टैटिकल डाटा बाय असाइनिंग इट टू स्पेसिफाइड ग्रुप और इंटरवल। मतलब कि आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टैटिकल डाटा जो है वो असाइन होता है एक स्पेसिफिक ग्रुप कह लें या उसको इंटरवल कह लें उसमें। 3 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको 3 स्टेप्स जो हैं वो ज़रूरी हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए। आपको सबसे पहले डिफाइन होना चाहिए इंटरवल, टैले द ऑब्जर्वेशन, आपने ऑब्जर्वेशन को टैले करना है, और काउंट द ऑब्जर्वेशन। बहुत ही आसान ये तीनों काम हैं, आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच इंटरवल बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिंपली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन फॉलिंग विद इन ईच इंटरवल। तो जैसे ही इसकी एग्जांपल होगी तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और साथ ही मैं आपको इसकी जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। डेफिनेशन है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इज कैलकुलेटेड बाय समिंग द फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग एट द लोएस्ट इंटरवल एंड प्रोग्रेशन थ्रू द हाईएस्ट। Cumulative frequency for any given interval is the sum of the frequencies up to and including the given interval। तो ये आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो ये नीचे जो एग्जांपल दी गई है इससे आपको जो है वो समझ आ जाए। हाइट रेंज और फ्रीक्वेंसी ये दोनों चीज़ें आपको टेबल पे गिवन दी होंगी। क्वेश्चन जब भी आएगा ये दोनों चीज़ें आपको गिवन होगी। एक जो है हाइट रेंज या इंटरवल या डाटा जो भी आप कह लें ये भी गिवन होगा, और आपको जो है ये फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, गिवन होगी। तो आपने ये परेशान नहीं होना कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो ये हाइट रेंज और फ्रीक्वेंसी जो है आपको दोनों चीज़ें गिवन दी होंगी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये 25 आपने वैसे, और इस 25 में आपने 35 ऐड कर देना है, तो देन फिर आपका क्या आ जाएगा 60। इस 60 में फिर आपने क्या कर देना है 29 ऐड कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा 89। 89 में फिर आपने ये 11 ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 100। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी कि ये कैसे आएगी। अब मैं आपको डेफिनेशन दोबारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की पढ़ाता हूँ। A cumulative frequency is calculated by summing the frequency starting at the lowest interval। तो ये आपका लोएस्ट इंटरवल है, आप देख सकते हैं 4.5 to 5 फीट। तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपने जो है वो स्टार्ट करनी है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी से, यानी वो 25 थी, तो 25 से ही आपने स्टार्ट करनी है। एंड प्रोग्रेसिंग थ्रू द हाईएस्ट बाय समिंग द फ्रीक्वेंसी, तो इन सी फ्रीक्वेंसी को सम करते हुए, या आप ये कह लें कि cumulative frequency for any given interval is the sum of the frequencies up to and including the given interval। जो नीचे नीचे आपके इंटरवल आ रहे हैं, इंक्लाइंड यानी नीचे आप जब आ रहे हैं, तो जो आपके ये जो हैं फ्रीक्वेंसीज इनको आपने सम करते जाना है। मैं एक दफ़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 25 एज इट इज़ लिख देना है। इस 25 में आपने जब 35 ऐड करेंगे, इन दोनों को आपने ऐड करना है, तो देन आपका आंसर आ जाएगा 60। 60 में 29 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 89। 89 में 11 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100। तो अब जो है मैं आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो बताता हूँ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच इंटरवल बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये आपकी थी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं एग्जांपल से अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में।
हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 100। आप तो यहाँ से भी देख सकते हैं या इन तमाम वैल्यूज़ को आप सम भी करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 100 आएगा। हमने वही काम तो जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किया है, तो या तो आप ये ले लें या इन तमाम को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर भी क्या आएगा 100 आएगा यहाँ पे। तो इस फ्रीक्वेंसी को आपने टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी 100 के साथ आपने डिवाइड कर देना है। तो आपका ये जो आंसर आएगा ये आएगा 25/100। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा 0.5। ऐसे ही ये 35/100 आप करेंगे तो 0.35, 29/100 करेंगे तो 0.29, 11/100 करेंगे तो 0.11। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो ये जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड कर लेनी है, यानी आपने ये ऐसे ही लिख देनी है, बाद में इसमें ये ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा 0.6। देन 0.6 में आपने 0.29 ऐड किया तो 0.89, 0.89 में 0.11 ऐड किया तो आंसर आ जाएगा आपका 1। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है बार चार्ट। बार चार्ट क्या होता है। बार चार्ट ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स द डाटा सेट बाय रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी एज हाइट बार, जिसमें हम जो है वो फ्रीक्वेंसीज को हाइट बार्स की मदद से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास बार चार्ट की एग्जांपल है जिसमें जेंडर वाइज ग्रुपिंग की गई है स्टूडेंट्स की। मेल जो हैं वो बार की मदद से आपको दिखाया गया है कि वो 8 हैं, और फीमेल जो हैं वो स्टूडेंट्स वो कितनी हैं बार की मदद से आपको दिखाया गया वो कितनी है 7। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है हिस्टोग्राम की। अ बार चार्ट विच रिप्रेजेंट कंटिन्यूस डाटा। अगर एक बार चार्ट वो कंटिन्यूस डाटा को रिप्रेजेंट करेगा तो वो क्या कहलाएगा आपका हिस्टोग्राम। इफ द बार हैज़ नो स्पेस बिटवीन देम थ्रू देयर मे बी बार विद जीरो हाइट्स विच वुड लुक लाइक स्पेस। तो आपके पास जो है द बार हैव नो स्पेस बिटवीन देम, तो उनके दरमियान आप देख सकते हैं इन बार्स के दरमियान जो है वो स्पेस नहीं है, तो इन बार्स के दरमियान जो है ये स्पेस है। अच्छा, तो वो कहता है दो देयर मे बी बार विद ज़ीरो हाइट, अगर हो सकता है कि वो आपकी जो है ऐसी बार आ जाए जो ज़ीरो हाइट, उसकी हाइट ही ना हो डाटा वाइज, तो विच कुड लुक लाइक स्पेसिस, तो वो भी उसको हम लुक लाइक स्पेस ही कंसीडर करेंगे। द एरिया ऑफ ईच बार इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जो एरिया ऑफ अ बार होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। इफ़ ऑल द बार हैव द सेम विड्थ देन द हाइट इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमें जो है हाइट रेंज ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर बताया गया है। तो यहाँ पे है 54.5 और यहाँ पे है आपके 59.5 और यहाँ पे है आपके 64.5 और यहाँ पे है हमारे पास 69.5। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास है 674.5 और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास है 79.5। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है आपकी इसकी हाइट जो है वो 1 है, इधर जो हाइट जो है वो ये 5 है, इधर हाइट 5 है, इधर हाइट 3 है और इधर भी हाइट क्या है वो 1 है। तो ये जो है मैंने लिखा जो है ये आप देख सकते हैं कि उसने 54.5 और 59.5 का जो ये कलर दिया गया है, 59 से लेकर अगेन 64.5 तक ये आपके पास कलर है, एंड देन 64.5 से 69.5 अगर आप देखें तो हमारे पास ये कलर है, 69.5 एंड 74.5 ये कलर है। तो अगर आप ये देखें 74.5 एंड 79.5 तो आपके पास ये कलर है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स क्या होते हैं। एन अदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंटिन्यूस डाटा। कंटिन्यूस डाटा को जो रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है इज़ टू ड्रा अ कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो हम क्या करते हैं, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ड्रा करते हैं। द कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आर प्लॉटेड अगेंस्ट द अपर क्लास बाउंड्रीज ऑफ द कोरस्पोंडिंग क्लास। तो द कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती हैं आर प्लॉटेड अगेंस्ट द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द कोरस्पोंडिंग क्लास।
कंटिन्यूस डाटा जो है मैंने इससे पिछला लेक्चर पढ़ाया था, उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कंटिन्यूस वेरिएबल और डाटा के बारे में, तो आप मेरा पिछला लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। तो द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आर प्लॉटेड अगेंस्ट द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग क्लास। जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द अपर क्लास बाउंड्रीज। तो अपर क्लास बाउंड्री क्या होती है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है इन द फॉलोइंग टेबल, एक जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन वो अनग्रुप्ड होती है जो इरेगुलर डाटा होता है, और एक होती है ग्रुप्ड जिसमें टेबल बना होता है। इन द फॉलोइंग टेबल समराइज द मासेज इन किलोग्राम, जिसमें मासेज जो हैं वो किलोग्राम में आपको बताए गए हैं। मैयर टू द नियरेस्ट किलोग्राम ऑफ द सैंपल ऑफ 38 स्टूडेंट्स के जो मासेज दिए गए हैं वो किलोग्राम में लिए गए हैं। रिप्रेजेंट द डाटा यूजिंग अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो आप रिप्रेजेंट करें डाटा को यूजिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। नेक्स्ट ये एग्जांपल जो है हमें जो है बताई गई है, आप इसको ज़रा गौर से देखें। मासेस बताए गए हैं कि ये जो है आपके पास जिनका वेट जो है वो 47 से 54 kg है, वो कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास? 4 स्टूडेंट्स हैं। तो ये मास और ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, ये दोनों टेबल्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। ये आप देख सकते हैं जिनका वेट जो है वो 55 टू 62 kg है, वो 7 स्टूडेंट हैं, 7 स्टूडेंट हैं। 63 से 66 तक 8 स्टूडेंट हैं आपके। 67 से 74 तक हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं। 75 से 82 तक हमारे पास 8 स्टूडेंट्स हैं। और 83 से 90 तक हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं? वो 4 हैं। तो ये दोनों जो हैं आपको कॉलम्स जो हैं मासेस का और फ्रीक्वेंसी का आपको गिवन दिया होगा क्वेश्चन में। जी ये जो है हमारे पास जो आप देखा है कि ये मास आपको गिवन दिया गया। अब आपने क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो बनानी है। वो कैसे बनाते हैं, आप नोट करेंगे कि ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं होती, 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 ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं होती। लेकिन क्लास बाउंड्रीज में आप देखें तो ये दोनों वैल्यूज सेम है, 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 ये दोनों वैल्यूज सेम है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को सेम लाने के लिए हम 47 में 0.5 जो है वो माइनस कर देंगे और 54 में 0.5 जो है वो ऐड कर देंगे, तो आपके पास ये क्लास बाउंड्रीज आ जाएगी। ऐसे ही काम यहाँ पे करेंगे कि 55 में से हम जो है वो 0.5 जो है वो माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 54.5। और ये जो है हमारे पास 62.5 कैसे आया कि हम 62 में जो है वो क्या कर देंगे, 62.5 आ जाएगा जब हम 0.5 ऐड करेंगे। ये हमारे पास जो होती है ये लोअर क्लास बाउंड्री होती है, और ये जो है हमारे पास क्या होती है, अपर क्लास बाउंड्री होती है। तो अपर लोअर में आपने 0.5 जो है वो माइनस करना होता है, और अपर में जो है वो 0.5 आपने ऐड करना होता है। तो ये जो है लोअर क्लास बाउंड्री और ये अपर क्लास बाउंड्री जो है वो। अब आप देखें कि ये जो आपकी जो है अपर क्लास बाउंड्री और नेक्स्ट जो आपकी है इस रो में, सेकंड रो में आपकी लोअर क्लास बाउंड्री, दोनों क्या होंगी, वो फिर सेम हो जाएंगी। तो ये क्लास बाउंड्रीज आई थिंक आपको जो है वो पता चल गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लोअर क्लास बाउंड्री में आपने 0.5 जो है वो माइनस करना होता है, और अपर क्लास बाउंड्री में आपने 0.5 क्या करना होता है, ऐड करना होता है, जिससे आपकी क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो बनती हैं। अब आपको क्लास बाउंड्रीज क्रिएट करनी आ गई, देन हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है। ये फ्रीक्वेंसी हम एज इट इज़ लिखते होते हैं, और इस 4 में हमने 7 को ऐड करना होता है, एंड देन आपका आंसर आ जाएगा 11। 11 में देन हम 8 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 19। 19 में जैसे ही हम 7 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 26। 26 में जैसे ही हम 8 ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 34। 34 में जैसे ही हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे 38 थे जिनका हमने मैथ्स लिया था। तो ये जो है हमारे पास लास्ट पे आंसर आ जाएगा। तो डेट्स इट, ये थी हमारी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये ग्रुप्ड क्यों थी, अब मैंने आपको बताया कि एक डाटा होता है ग्रुप्ड और एक डाटा होता है अनग्रुप्ड। अगर हम बात करते हैं कि ये उसने ग्रुप बनाया है 47 टू 54। 47 टू 54 मास
जिनका था केजी में, यानी 47 केजी टू 54 केजी जिन स्टूडेंट्स का मास था उनका हमने एक ग्रुप बना दिया। आगे हमने 55 एंड 62 जिनका मास था तो उनका हमने एक ग्रुप बना दिया। इसलिए ये जो है आपका डाटा जो है ये ग्रुप डाटा है। अगर हम ग्रुपिंग ना करते तो ये हमारा कौन सा डाटा होना था, अनग्रुप डाटा होना था। ये ग्राफ जो है ये आपने ये वैल्यूज़ जो है देख लेनी है, ये ग्राफ कैसे बनाया हुआ है। 54.5 पे 4, 62.5 पे 11, 66.5 पे 19, 74.5 पे 26 एंड 82.5 पे 34 एंड 90.5 पे 38। अच्छा ये है 90.5। अब 38 तो यहाँ पे बनना चाहिए था, तो वो थोड़ा सा उनसे मिस हैंडलिंग हो गई है, ये ग्राफ जो है ये गलत बन गया है। तो ये जो है आपने यहाँ तक जाना था 38 तक, तकरीबन यहाँ तक तो आपने जाना था, तो यहाँ पे बनता है इसका पॉइंट। तो ये तो वो 40 हमारे पास टोटल स्टूडेंट ही 38 हैं, तो वो 40 के ऊपर जो है वो ले गया ग्राफ को, इसलिए ये ग्राफ जो है ये गलत है। तो मैं आपको जो है वो ग्राफ जो है वो बना देता हूँ, ताकि जो है हमें जो है वो, मैं आपको ये ग्राफ बना देता हूँ कैसे बनना था। जी पहले मैं ये वैल्यूज़ नोट कर लेता हूँ। सबसे पहले थी हमारे पास वैल्यू 4, देन थी 11, देन थी 19, देन थी हमारे पास 26, देन थी 34 एंड देन है हमारे पास 38। तो ये वैल्यूज़ नोट कर ली हैं मैंने, मैं अब आपको ग्राफ बना देता हूँ। जी हमारे पास दी फर्स्ट वैल्यू अगर हम बात करें तो ये थी 4, तो ऑलमोस्ट तकरीबन जो है ये यहीं के ऊपर जो है यहाँ पे बनता था। एंड नेक्स्ट है हमारे पास 11, तो ये ऑलमोस्ट जो है यहीं पे बनता था। अगर हम बात करें नेक्स्ट 66.5 पे थी 19, तो ये जो है 19 वो यहाँ पे बनता था। जी अगर हम 74.5 की बात करें तो 26, तो ये बनता था, ये इसके सेंटर से थोड़ा सा ऊपर बनता था ये ग्राफ। जी अगर हम नेक्स्ट बात करें 82.5 की, तो वो हमारे पास था 34, तो 34 का ग्राफ जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे बनता था। अगर हम 90.5 की बात करें तो इसका ग्राफ जो है वो 38 था, तो वो तकरीबन जो है वो यहाँ पे बनता था। तो ये कुछ ऐसे बनता था, सबसे पहले इसको इसके साथ मिलाना था, फिर इसको इसके साथ मिलाना था, फिर इसको इसके साथ, देन फिर इसको इसके साथ एंड देन फिर इसको इसके साथ। तो ये ऐसे कुछ आपका ग्राफ बनना था। तो ये जो है सेम ऐसा तो नहीं हमारा बना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये 40 हमारे पास जो हैं स्टूडेंट 38 तक थे, तो वो हम 38 तक ही रहे हैं। तो ये जो है ग्राफ जो है वो ऐसे क्रिएट होना था। वी कैन यूज़ द cumulative frequency graph to get other information also. For example, what proportion of the student has mass less than 60 kg? तो हमारे पास जो है वट प्रपोर्शन ऑफ द स्टूडेंट हैज़ मास लेस देन 60 के जी। अब वो कहता है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई और इन्फॉर्मेशन भी हमें दे सकता है, जैसा कि वो कहता है प्रपोर्शन बताएंगे जिनका जो है वो मास जो है वो लेस देन 60 के जी है। तो हम बात करते हैं फ्रॉम द ग्राफ द फ्रीक्वेंसी इज़ अबाउट 88। तो ये अबाउट, अबाउट का मतलब होता है तकरीबन। तो यहाँ पे हमारे पास 54.5 का था, 4 स्टूडेंट थे, 62.5 तक हमारे पास 11 थे, तो वो इनके तकरीबन उसने ले लिया, दरमियान में वो ले लिया 8.8 स्टूडेंट ले लिए, सपोज कर लिए कि जिनका लेस देन 60 के, क्योंकि ये 62.5 जो है वो 60 से अबव है। तो उसने जो क्या किया, द प्रपोर्शन अंडर 60 के जी, तो उसने 8.8 स्टूडेंट्स को टोटल स्टूडेंट के साथ डिवाइड कर दिया, तो वो आपका बना 0.23 एंड उसकी परसेंटेज निकाल दी, तो वो 30% उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो ये था हमारे पास जो है एक और जो है, ये आपको क्वेश्चन में पेपर में, ये आपको मेरे ख्याल से पेपर में क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन ये जो उसने बताया था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है पाई चार्ट। व्हाट इज़ पाई चार्ट? पाई चार्ट आर यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग परसेंटेज एलोकेशन डाटा, यानी ये आपकी ऑब्जेक्टिव आएगी, ये आपकी ऑब्जेक्टिव आएगी कि पाई चार्ट आर यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग परसेंटेज एलोकेशन डाटा, यानी परसेंटेज एलोकेशन डाटा के लिए
पाई चार्ट यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द बजट ऑफ अ हाउस होल्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड अफेक्टिवली थ्रू अ पाई चार्ट, कि यानी हाउस होल्ड बजट जो है वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत अच्छे अंदाज में पाई चार्ट के जरिए। पाई चार्ट्स कैन बी थॉट ऑफ अ सर्कुलर ग्राफ, तो ये सर्कुलर ग्राफ की ही तरह होता है। टू कैलकुलेट द क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय ईच स्लाइस ऑफ द पाई चार्ट वी नीड टू टेक द एंगुलर फ्रैक्शन ऑफ द गिवन टोटल। तो ये बात क्या होती है, ये स्लाइस क्या होता है और ये एंगुलर फ्रैक्शन ऑफ द गिवन टोटल क्या होता है, ये मैं आगे चल के आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगा। इफ अ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज एक्स, एक्स किसको डिनोट कर रही है, पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को। एक्स जो डिनोट कर रहा है, ये बात जहन में रखनी है आपने, फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रही है। एन जो है ये टोटल नंबर्स को शो कर रहा है, टोटल नंबर्स को या टोटल फ्रीक्वेंसी कह लें उसको डिनोट कर रहा है। देन द एलोकेशन एंगल, तो देन आप एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ऑफ द क्लास विल बी एक्स बाय एन मल्टीप्लाई बाय 360। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x बाय एन मल्टीप्लाई बाय 360। अब आपके माइंड में होगा कि सर 360 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पाई चार्ट जो होता है वो सर्कुलर ग्राफ की ही तरह होता है, तो एक सर्कल में जो है वो 360 एंगल्स होते हैं, इसलिए जो है वो आप इसको 360 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने एंगल एलोकेट करना होता है। और दूसरी बात ये होती है कि हमने स्लाइस जो बनाना है वो फिर इतना बताएगा कि आपको जो एंगल है वो किसने और वो आपको बताएगा, ये जो फार्मूला आपको बताएगा कि वो स्लाइस जो है वो कितने एंगल का आपने एलोकेट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इन अ सर्वे, एक सर्वे हुआ, 90 पीपल वर आस्क्ड टू इंडिकेट विच वन ऑफ 5 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दे प्लेड, यानी वो कौन से इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं या वो बजाते हैं। तो द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, और इंफॉर्मेशन जो है वो नीचे टेबल में दी गई है। गिटार जो है वो 35 लोग बजाते हैं, वायलिन 10, कीबोर्ड जो है वो 25, ड्रम जो है वो 5 एंड रिकॉर्डर जो है वो 15। तो ये आपने डाटा जो है रिप्रेजेंट करना है पाई चार्ट के जरिए। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये आपके जो हैं आंसर्स कैसे आ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक फार्मूला, दोबारा मैंने आपको कहा था ये फार्मूला जहन में रखना है आपने, x बाय एन मल्टीप्लाई बाय 360, ये फार्मूला आपने माइंड में रखना था। x से मुराद फ्रीक्वेंसी, n से मुराद टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तो ये जो कितने लोगों का सर्वे किया गया, या तो आप इनको टोटल कर दें, बल्कि क्वेश्चन में भी बताया गया है n इज इक्वल टू 90, n आपको बताया गया है 90। अच्छा, अगर आपने बात करनी है गिटार की, तो गिटार जो है वो ये आपको गिवन दिया गया 35 जो है वो पीपल यूज करते हैं। अब एंगल एलोकेशन क्या होगी इसकी, एंगल एलोकेशन क्या होगी। अब आपने क्या करना है, इसकी एंगल एलोकेशन के लिए आपने क्या करना है, ये जो है आपके पास x जो है अब 35 है, ये 35 जो है आपका x था, n जो था हमारे पास 90 था, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ तो ज़रा आंसर आप निकाल लें तो कितना आएगा, ज़रा बताएं मुझे निकाल के आंसर। जी, तो हमारे पास आंसर आएगा 140। तो ये आपके पास जो आंसर आया है, तो ये आपके पास 140 डिग्री जो आंसर आया वो ये आपने एंगल एलोकेट कर देना है। तो अब आपको आई थिंक ये बाकी भी आप एंगल्स फाइंड कर सकते हैं कैसे। अब ये जो आपका 40 कैसे आया, 10 बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 360 आप करेंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली क्या आएगा, 40 आएगा। कैलकुलेट करके देख लें, 40 डिग्री आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये 100 कैसे आया, 25 बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 360। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आप देखेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 100।
यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 4 और ये इनको मल्टीप्लाई करें तो 100 ही आंसर आएगा। ऐसे ही 5/90 मल्टीप्लाई बाय 360 करेंगे तो 20 डिग्री, 15/19 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 60 डिग्री। तो ये जो था आपका एलोकेशन एंगल, आई थिंक आपको फाइंड करना आ गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस परसेंटेज कि ये हमारे पास परसेंटेज हमने कैसे फाइंड की है। हमारे पास है 140 डिग्री जो था इसका एंगल था, इस एंगल की परसेंटेज क्या है, इसको हमने टोटल एंगल के साथ डिवाइड करेंगे तो हम परसेंटेज निकालते हैं। टोटल है 360 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 38.8। तो 38.8 आंसर है, जिसको हम अप्रोक्सीमेट करके 39% जो है वो कर देंगे। तो ये बात आई थिंक आपको जो है वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट भी आपने ऐसे ही फाइंड करना है, मैं आपको दे देता हूँ। 40 जो है आपके पास था एंगल, टोटल एंगल कितने हैं आपके पास 360 डिग्री, तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है बाय 100। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11%। तो ऐसे ही बाकी वैल्यूज़ जो हैं आपने जो है वो फाइंड कर लेनी है। ये 28% आंसर आएगा, ये 5% आएगा, ये 70% आंसर, और ये आपका 17% जो है वो आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पाई चार्ट जो है आपको बनाना आ गया होगा। नेक्स्ट उसने जो है वो आपको पाई चार्ट बना के दिखा दिया। उसने कहा गिटार जो है उसका, उसने जो स्लाइस जो है वो बनाया है 39 डिग्री का। ये आपका एक पूरा जो है स्लाइस है, आप देख सकते हैं। ये जो है उसने कलर किया हुआ है डिफरेंट कलर का, तो ये आपका एक स्लाइस है। और 11% जो है आपका जो था वो वायलिन था, ये उसका स्लाइस है। नेक्स्ट आपके पास जो था ये कीबोर्ड का था, नेक्स्ट आपके पास ड्रम का था, और नेक्स्ट आपके पास रिकॉर्डर का था। तो ये जो पाई आपने ये कैसे बनाया, ये आपके सिलेबस में जो है ये शामिल नहीं है। तो नहीं तो मैं आपको, आप ना ही इसको बना सकते हैं, क्योंकि आपने जो आपके जो LMS पे ना ही आप प्रकार यूज़ कर सकते हैं, ना ही आप जो है वो इसको ड्रा करेंगे। तो वरना ये मैं आपको टेबल पे बनाना जो है वो सिखा देता। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।